गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ द एम लक्ष्मीकांत। तो एम लक्ष्मीकांत के जो फर्स्ट पार्ट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत का सेकंड पार्ट। ये टोटल कुछ 13 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हाँ, कुछ 13 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होने वाला। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सेकंड पार्ट में फर्स्ट चैप्टर है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो हम सबको पता है कि हमारे पास एक पार्लियामेंट है। वो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इंस्पायर्ड है फ्रॉम द यूके, दैट इज़ ब्रिटेन पार्लियामेंट। ब्रिटेन की जो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उनसे इंस्पायर्ड है। और हमारी पार्लियामेंट का नाम संसद है, वी ऑल नो दैट। तो स्टार्ट करते हैं 13th चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉर ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट सेंटर एंड इन द स्टेट्स। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमारा इंडिया को एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया है, दोनों तरफ, सेंटर में भी और स्टेट में भी। मतलब सेंटर में पार्लियामेंट है, जो हमारा संसद भवन है जो दिल्ली में है पार्लियामेंट, वो हमारा सेंटर लेवल पे, स्टेट लेवल पे हर एक स्टेट्स के पास अपनी अपनी स्टेट लेजिस्लेचर है। तेलंगाना में रहता हूँ, तेलंगाना में तेलंगाना के पास खुद की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, सबके पास अपनी अपनी असेंबली है। और 6 ऐसे स्टेट्स हैं, ऑलरेडी हमने ये पढ़ा है लेकिन एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। 6 ऐसे स्टेट्स हैं, 6 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। मतलब जो सारे स्टेट्स हैं उन लोगों की स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो बाइकैमरल नहीं है। हमारा पार्लियामेंट जो है सेंट्रल लेवल पे वो बाइकैमरल है, हमारा संसद जो है वो बाइकैमरल है, उसके पास लोकसभा राज्यसभा दोनों है, दैट इज हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लेकिन स्टेट्स के पास, हर एक स्टेट्स के पास बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट्स में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। और वो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इन 6 के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेटिव असेंबली तो सबके पास होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ इनके पास है। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो 6 स्टेट्स हैं इनकी जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो बाइकैमरल है। मतलब इनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ये याद रखिए। Article 74 and 75 deals with the parliamentary system at the center, and Article 168 and 164 in the states. तो Article 74 और जो 75 है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से रिलेटेड है सेंटर पे, और Article 163 और 164 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो स्टेट से रिलेटेड है। और एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, 74 आर्टिकल और 75 सेंटर के लिए है, 163 164 स्टेट्स के लिए है। तो 74 में अगर आप 89 ऐड करेंगे, 9 4 13 16 163, तो यहाँ पे 163 आ रहा है। अगर 74 में आप 83 ऐड कर रहे हैं, सॉरी 89 ऐड कर रहे हैं, तो 163 आ रहा है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जिनमें सेंटर और स्टेट्स के आर्टिकल के बीच में 89 का फ़र्क है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप अपने याद करते हुए भी, मतलब ये इससे आप आर्टिकल्स भूलेंगे नहीं, ये याद रखिए। अगर 74 सेंटर के लिए है तो उसमें अगर आप 89 ऐड कर देंगे तो 163 आ जाएगा, वो हो गया स्टेट्स के लिए। 75 सेंटर के लिए है, उसमें 89 ऐड कर दीजिए, 164 आ गया, वो हो गया स्टेट्स के लिए। Modern democratic government are classified into parliamentary and presidential on the basis of nature of relation between executive and legislative organs of the government। तो जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात हो रही है, कोई दूसरे फॉर्म की बात नहीं हो रही है। तो जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं उनको या तो मतलब 2 बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है, या तो पार्लियामेंट्री होगी या तो प्रेसिडेंशियल होगी। और ये पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल के बीच में ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्या बेस पे क्या है, किस चीज़ को आप कंसिडर करके ये क्लासिफिकेशन करें, वो है नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक होगी लेजिस्लेटिव, दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव और तीसरी होती है जुडिशरी। तो जो लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉस को इंप्लीमेंट करता है, और जुडिशरी अगर कुछ डिस्प्यूट्स हो गया या फिर किसी के राइट्स, हमको ऑब्वियसली पता है कि उनको इंटरप्रेट जुडिशरी करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इंटरप्रेट जुडिशरी करती है, जस्टिस लोगों को जुडिशरी दिलाती है, उन लॉज का कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी मतलब वो वैलिड है या नहीं है, ये सब जुडिशरी देखती है। तो जो रिलेशन है लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच में जो रिलेशन है, उसके बेसिस पर डेमोक्रेटिक सिस्टम को पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्लासीफाई किया गया है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स एक्ट्स एंड पॉलिसीज। तो parliamentary system of government is one which the executive is responsible to the legislature for its acts and policies। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में आगे आते हैं 2 टाइप के एग्जीक्यूटिव्स है, एक रियल एक नॉमिनल। तो रियल एग्जीक्यूटिव्स हो गए प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये हो गया एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी आती है और लोअर लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स भी आते हैं। लेकिन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड एग्जीक्यूटिव पावर तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास ही होती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया एग्जीक्यूटिव, और लेजिस्लेचर हो गई हमारी पार्लियामेंट। सेंटर के रेस्पेक्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लेजिस्लेचर होगी पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव हो गई हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है। मतलब हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव जो है, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है उनकी पॉलिसीज़ के लिए, उनके एक्ट्स के लिए। मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव करेगी, जो एक्ट्स वगैरह जो परफॉर्म करेंगे, जो भी वो करेंगे, उसके लिए वो आंसरेबल होंगे लेजिस्लेचर को, यानी कि पार्लियामेंट को। द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड इज वन विच एग्जीक्यूटिव इज
on the other hand, is one which executive is not responsible to legislature for its policies and acts, and it is constitutionally independent of the legislature with respect of in its terms of office. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो हमने ये देख लिया कि जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को, मतलब जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि एग्जीक्यूटिव जो भी एक्ट्स करेंगे उसके लिए वो जवाबदेह होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे पार्लियामेंट को, दैट इज अवर लेजिस्लेचर। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है लेजिस्लेचर को, मतलब एग्जीक्यूटिव वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया वगैरह, ये सब अगर कोई भी एक्ट करेंगे तो वो उसके लिए वहाँ की लेजिस्लेचर को, वहाँ की पार्लियामेंट को वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो लेजिस्लेचर है वो इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू इट्स टर्म्स ऑफ ऑफिस। जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंस है और उसके टर्म्स ऑफ ऑफिस, मतलब अगर इंडिया में क्या होता है, अगर लेजिस्लेचर को ये लगता है कि एग्जीक्यूटिव इज नॉट कैपेबल तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके सरकार गिरा देंगे, तो जो सारे मिनिस्टर्स है वो रिजाइन कर देंगे। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, मतलब एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है ऑफ लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर जो टर्म ऑफ ऑफिस है एग्जीक्यूटिव का उससे रिलेटेड लेजिस्लेचर कोई भी स्टेप्स नहीं ले सकता। The parliamentary government is also known as cabinet government or responsible government or Westminster model of government and is prevalent in Britain, Japan, Canada, India among others. तो प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है और वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ब्रिटेन में है, जापान में है, कनाडा में है और इंडिया में। इंडिया में पार्लियामेंट है, अब हम सबको पता है, तो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट है और ब्रिटेन वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जापान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कनाडा में है, इंडिया में है। इंडिया के पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, जापान के पार्लियामेंट को डाइट कहते हैं, DIET। तो जापान के पार्लियामेंट का नाम डाइट है और हमारे पार्लियामेंट का नाम संसद भवन है, संसद, वी कैन से संसद। The presidential government, on the other hand, is also known as non-responsible, non-parliamentary, fixed executive system of government and is prevalent in USA, Brazil, Russia and Sri Lanka among others. तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कैबिनेट और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा जाता है क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म में लेजिस्लेचर को रेस्पॉन्सिबल है, उनको आंसरेबल है फॉर देयर एक्ट्स। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इसलिए वो नॉन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है क्योंकि यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को आंसरेबल नहीं है, इसलिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम को नॉन रेस्पॉन्सिबल कहा जाता है, नॉन पार्लियामेंट्री कहा जाता है, फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम कहा जाता है जो यूएसए में है, बेस्ट एग्जाम्पल है अमेरिका, यूएसए बेस्ट एग्जाम्पल है, ब्राज़ील, रशिया, श्रीलंका। याद रखिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को कैबिनेट गवर्नमेंट कहा जाता है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा जाता है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नॉन रेस्पॉन्सिबल, नॉन पार्लियामेंट्री या फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम भी कहा जाता है। Ivor Jennings called parliamentary system as cabinet system because the cabinet is the nucleus of power in parliamentary system। तो ऊपर पढ़ा था हमने कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो ये आइवर जेनिंग्स ने ये टर्म कॉइन किया था कि पॉइंट आउट किया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को कैबिनेट सिस्टम भी कहा जा सकता है क्योंकि कैबिनेट के पास ज़्यादा पावर होती है, मतलब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो कैबिनेट बनती है उसके पास पावर कॉन्सेंट्रेट होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एज द कैबिनेट रियल एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट एंड स्टेज इन ऑफिस सो लॉन्ग एज इट एंजॉय द लेटर्स ऑफ कॉन्फिडेंस। तो मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन कर दिया था, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो कैबिनेट है, जो एग्जीक्यूटिव है वो अकाउंटेबल है, मतलब वो रेस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है पार्लियामेंट को और जो एग्जीक्यूटिव है वो उनके ऑफिस में तब तक रहेगा जब तक उनके जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस दैट इज मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। It is described as a Westminster model of government after the location of British Parliament where the parliamentary system is originated। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको रेस्पॉन्सिबल, कैबिनेट और वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट फॉर्म और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट से ओरिजिनेट हुआ था और एट प्रेजेंट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो लोकेटेड है वेस्टमिनिस्टर नाम की जगह पे, वेस्टमिनिस्टर, इसलिए वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट वहाँ पे लोकेटेड है। In past, the British constitutionals and political experts describe the Prime Minister as primus inter pares, first among equals in relation to the cabinet. But in the recent period, Prime Minister power, influence and position have increased significantly, whereas the cabinet.
तो पहले जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्सपर्ट्स थे, जिन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा है, जो बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स को पढ़ते हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को प्राइमस इंटर पायरस की डिस्क्राइब किया था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो दूसरे कैबिनेट लेवल के जो मिनिस्टर्स हैं उनके इक्वल ही है। लेकिन अगर सपोज किया जाए, अगर एग्जांपल के तौर, अगर मैं सिंपल टर्म्स में डिस्क्राइब करूँ, अगर पूरे मिनिस्टर्स एक लाइन में ठहरेंगे तो समय पहले प्राइम मिनिस्टर को ठहराया जाएगा। मतलब पूरों की जो स्टेटस है वो इक्वल है, स्टेटस इक्वल है, इसलिए उन्हें कहा जा रहा है फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल्स। समय पहले वो होंगे लेकिन उनका स्टेटस सबसे इक्वल है। जो दूसरे कैबिनेट लेवल मिनिस्टर्स है वो भी प्राइम मिनिस्टर्स के इक्विवेलेंट है। लेकिन रीसेंट पास्ट में जो प्राइम मिनिस्टर की पावर है, इन्फ्लुएंस है, पोजीशन है, वो बहुत बढ़ गई है। तो he or she has came to play a dominant role in the British political administrative system। तो प्राइम मिनिस्टर की पावर, इन्फ्लुएंस और पोजीशन बढ़ने की वजह से जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ब्रिटिश पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। हेंस द लेटर पॉलिटिकल एनालिस्ट्स लाइक क्रॉसमैन, Mackintosh and other have described the British system of government as prime ministerial government। Same description holds in the Indian context too। तो ब्रिटिश पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इतना डोमिनेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्राइम मिनिस्टर का होने के बाद, ये जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट है, जैसे कि क्रॉसमैन जो है, जैसे कि मैकिन्टोश, इन्होंने ब्रिटिश सिस्टम, मतलब ब्रिटिश के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसको प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट भी कहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का रोल बहुत ही सिग्निफिकेंट हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। और यही डिस्क्रिप्शन जो है इंडिया के कंटेक्स्ट में भी है, क्योंकि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्राइम मिनिस्टेरियल सिस्टम भी कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, और वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, और कैबिनेट गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए कहते हैं, प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स क्या क्या है ये देखते हैं। द फीचर्स और प्रिंसिपल्स ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया आर एज फॉलोज। अब ये जो फीचर्स और प्रिंसिपल्स हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के देख रहे हैं, ये इंडिया के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म इंडिया में भी है, जापान में भी है, ब्रिटेन में भी, कनाडा में भी है। लेकिन थोड़े कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ हर एक कंट्री ने अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव एंड टाइटुलर एग्जीक्यूटिव, वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी होते हैं और रियल एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। तो प्रेसिडेंट, एग्जांपल ऑफ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, बेस्ट एग्जांपल इज प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव या फिर टाइटुलर एग्जीक्यूटिव है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव है, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है। मतलब इन द सेंस फैक्ट, अगर फैक्चुअली देखा जाए तो असली एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है। थस द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब, और यहाँ पे स्टेट से मुराद है इंडिया की। तो इंडिया के जो हेड, मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इंडिया है, सॉरी प्रेसिडेंट है, while the प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और एग्जीक्यूटिव के हेड और गवर्नमेंट के हेड प्राइम मिनिस्टर है। और प्रेसिडेंट की बहुत एक सेरिमोनियल पोजीशन होती है, बहुत रेस्पेक्टेड पोजीशन होती है। प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। 74th आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज और हर फंक्शन। द एडवाइस इज सो टेंडर इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। द 42nd and 44th Amendment Act of 1976 and 1978 respectively have made the ministerial advice binding on the president। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम से डील करते हैं सेंट्रल लेवल पे, मतलब सेंटर पे। तो आर्टिकल 74 का एग्जैक्ट टेक्स्ट अगर समअप करके एसेंस में कहा जाए तो ये है कि आर्टिकल 74 ये कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव और हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज प्राइम मिनिस्टर। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर जो है एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को और हेल्प करेंगे, एड मतलब हेल्प करेंगे और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि आप आपके फंक्शंस इन इस वे में एक्सरसाइज कीजिए, मतलब आपके फंक्शंस ऐसे ऐसे यूज़ कीजिए। और ये एडवाइस बाइंडिंग है ऑन द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को ये एडवाइस मानना ही है। और ये जो क्लॉज ऐड किया गया था, द एडवाइस इज सो टेंडर इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, मतलब ओरिजिनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था ये क्लॉज उसमें नहीं था। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ था कि ये जो एडवाइस है ये बाइंडिंग है। बाद में बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने ये जो मिनिस्टेरियल एडवाइस है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस है, इसको बाइंडिंग कर दिया प्रेसिडेंट के ऊपर। मतलब अगर वो एडवाइस दे रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर अगर आपको एडवाइस दे रहे हैं तो आपको वो माननी ही है। तो ये 42nd और 44th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। मतलब जो भी एडवाइस मिनिस्टर्स देंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर देंगे, प्रेसिडेंट को वो मानना ही होगा और उसके ऊपर अमल करना ही होगा। Majority party rule. The political party which secures majority seats in Lok Sabha forms the government. The leader of the party is appointed as the prime minister by the president. Other ministers are appointed by the president on the advice of prime ministers. तो वो political party, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, हम सबको पता है कि लोकसभा के लिए इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और हम सब सिटीजन्स जो हैं वोट डालते हैं।
तो आर्टिकल 326 हमने ऑलरेडी पीछे के जो चैप्टर्स है उसमें ये भी पढ़ा है कि आर्टिकल 326 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 326 यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आप 18 साल से बढ़ की एज में हैं तो आपके पास ये राइट है कि आप लोकसभा और अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट काउंसिल, उसमें आप वोट डाल सकते हैं। तो वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास ज़्यादा सीट्स आएंगी लोकसभा में वो फॉर्म करेगी गवर्नमेंट। मतलब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इलेक्शंस होते हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, और जो पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स मिलेगी लोकसभा में वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। टोटल सीट एट प्रेजेंट हमारी लोकसभा में है 543, मतलब इसके हाफ हो गए 271.2। तो अगर एक पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी चाहिए तो उसको लाने होंगे 272 सीट्स। 543 टोटल सीट्स हैं, अगर आपको मेजॉरिटी लानी गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो 272 सीट्स चाहिए। तो वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको मेजॉरिटी सीट्स मिल जाएगी लोकसभा में, अब एट प्रेजेंट कंटेक्स में 272 सीट्स जिसके पास है उस पॉलिटिकल पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म की है। द लीडर ऑफ द पार्टी इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। और जो पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स मिली हैं लोकसभा में उस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, जो लीडर होता है उस पॉलिटिकल पार्टी का, उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। जनरली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है और उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ये पॉइंट याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, और जो दूसरे कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर हैं जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स और हो गया होम मिनिस्टर हो गया, ये सारे जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है कैबिनेट लेवल के, वो मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। तो प्राइम मिनिस्टर सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं भी है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। हाउएवर व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट्स द मेजॉरिटी, कोएलिशन पार्टी में बी इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अगर किसी भी पार्टी को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं आई है तो एक कोएलिशन ऑफ पार्टीज में बी इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आएंगे और कोई एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब 2-3 पार्टीज की जो सीट्स हैं उनको कंबाइन करके एक कंसेंसस, एक जनरल एग्रीमेंट बनाएंगे, उन बेसिस पे कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द बेडरॉक प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। बेडरॉक प्रिंसिपल से ये मुराद है कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम्स है, जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है, ये क्लासीफाई किए गए हैं पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। किस बेसिस पे? बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में जो रिलेशन है उन बेसिस पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल पे क्लासीफाइड है। तो ये एक बेडरॉक प्रिंसिपल है, ये मेन प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का। यहाँ पे मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को। तो द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा एंड टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर। आर्टिकल 75 का टेक्स्ट है ये। तो जो मिनिस्टर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है, पूरे मिलकर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को। इन जनरल वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है, और पर्टिकुलरली देखा जाए तो वो लोकसभा को आंसरेबल है, लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है। दे एक्ट एज अ टीम, स्विम एंड सिंग टुगेदर। तो जो ये सब लोग जो है एक टीम की तरह काम करते हैं, सब एक साथ तैरते हैं, और अगर डूबते भी है तो एक साथ ही डूबते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्लाइज दैट द लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्टर्स, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग अ वीटो ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो जो ये जो प्रिंसिपल है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है पूरे मिलके। और ये जो लोकसभा है अगर चाहे तो वो मिनिस्टर्स को रिमूव कर सकती है अपनी ऑफिस से। कैसे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स, इनको रिमूव कर सकती है लोकसभा। कैसे? बाय पासिंग द वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कराकर सरकार को गिरा भी सकते हैं, मिनिस्टर्स को रिजाइन करा सकते हैं। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, यूजुअली द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी, हेंस दे शेयर द सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। इन केस ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट द मिनिस्टर्स आर बाउंड बाय अ कंसेंसस, दैट इज अ जनरल एग्रीमेंट। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एग्जीक्यूटिव होती है जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर, सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो नॉर्मली जनरली एक सेम पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। क्योंकि अब देखिए मेजॉरिटी पार्टी रूल है, जो पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स आएंगी लोकसभा में वही गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, और वही पार्टी में ऑलरेडी डिसाइड हो जाता है कि कौन कौन होगा। तो जो मिनिस्टर्स बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली उनकी ही पार्टी के लोगों को एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए, और प्रेसिडेंट उन्हीं को अपॉइंट कर देगा। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो सेम पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, और सेम पॉलिटिकल पार्टी के होने का मतलब क्या है कि अगर कुछ लोग एक ही पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, उसका ये मतलब है कि वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, मतलब एक आइडिया को वो फॉलो करते हैं। और अगर कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है तो मिनिस्टर्स जो है एक एग्रीमेंट के बेस पे, मतलब एक कंसेंसस, एक जनरल एग्रीमेंट के बेस पे मिलते हैं, और कोएलिशन गवर्नमेंट इटसेल्फ एक जनरल एग्रीमेंट पे फॉर्म होती है। डबल मेंबरशिप, द मिनिस्टर्स आर मेंबर ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ये बहुत कॉन्सेंट्रेट करने का पॉइंट है। तो जो मिनिस्टर्स हैं वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों का पार्ट है। मिनिस्टर्स आर द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जो मिनिस्टर्स होते हैं जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स और होम मिनिस्टर, ये सारे जो हैं एमपी होते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। दिस मीन दैट ए पर्सन कैनॉट बी ए मेंबर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका ये मतलब है कि एक पर्सन मिनिस्टर तब तक नहीं हो सकता जब तक वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना बन जाए।
The constitution stipulates that a minister who is not a member of the parliament for a period of 6 consecutive months ceases to be their ministers. तो एक पर्सन तब तक मिनिस्टर नहीं बन सकता जब तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने एक कंडीशन ये रखी है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये कंडीशन रखी है कि एक मिनिस्टर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है कंटिन्यू 6 महीने के लिए, कॉन्जिक्यूटिव मतलब कंटिन्यू एक के बाद कंटिन्यूस 6 महीने के लिए अगर वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो वो मिनिस्टर भी नहीं हो सकता। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर्स प्लेज एन लीडरशिप रोल इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो जो प्राइम मिनिस्टर है ऑब्वियसली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टेरियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर की। जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक लीडरशिप का रोल प्ले करते हैं हमारी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। ही और शी इज़ द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लीडर ऑफ पार्लियामेंट एंड लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे वो लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो एक पार्लियामेंट। लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने का क्या मतलब है? लीडर ऑफ एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूटिव के लीडर है। लीडर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में भी लीडर है, क्योंकि ऑब्वियसली जो पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा में जो पार्टी मेजॉरिटी होगी उन्हीं की होगी, तो इसलिए वो लीडर ऑफ पार्लियामेंट है। और लीडर ऑफ द पार्टी, जो पार्टी पोलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स आते हैं उनके लीडर को ही प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो जो पार्टी पावर में उनके भी लीडर होंगे। इन दिस कैपेसिटीज ही शी प्ले ए सिग्निफिकेंट एंड हाईली क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। तो इस वजह से ही जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका रोल बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाता है, इंपैक्टफुल हो जाता है, क्रूशियल हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो जो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा है, उसको प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है, प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं किसकी रिकमेंडेशन पे? प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन में। इन अदर वर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 टर्म्स एंड होल्ड द फ्रेश इलेक्शंस। लोकसभा डिसॉल्व होने का मतलब क्या है? अगर हिंदी में हम नॉर्मली करके सुनते हैं कि लोकसभा गिर गई, सरकार गिर गई, इसका ये मतलब है कि लोकसभा का डिसॉल्व होना, लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी मतलब एक्सपायरी। एक लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है, मतलब जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं सारे एमपीज चुने जाते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और वो 5 साल के टर्म के लिए चुने जाते हैं। लेकिन वो 5 साल का टर्म होने से पहले प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिसॉल्व करा सकता है, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है किसके रिकमेंडेशन पे, किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। और नए इलेक्शंस लगा सकता है जिससे नई लोकसभा चुन के आएगी, नए एमपीज चुन के आएंगे। अगर दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि आप डिसॉल्व कर दीजिए लोकसभा को एक्सपायरी से पहले, मतलब टर्म की एक्सपायरी होती है 5 साल, लेकिन 5 साल से पहले ही आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए और नए इलेक्शंस होल्ड फ्रेश इलेक्शंस करेंगे। This means that the executive enjoys the right to get legislature dissolved in the parliamentary system. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव के पास ये राइट है कि वो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करा सकता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव के पास ये राइट है कि वो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करा सकता है। Secrecy. The ministers operate on the principle of secrecy of procedure and cannot divulge information about their proceedings, policies and decisions. तो जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने अपने मतलब हर एक जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो मेंबर है काउंसिल का, उसको एक एक मिनिस्ट्री दी जाती है, अपने अपने रेस्पेक्ट में, अपने अपने स्पीयर ऑफ एक्शन में वो काम करते हैं। तो जो मिनिस्टर्स अपने अपने जो काम करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी, मतलब जो भी वो काम करेंगे, जो भी वो प्रोसेस यूज़ करेंगे, उसको उसकी इन्फॉर्मेशन वो बाहर नहीं जाने देंगे। उनके पॉलिसीज, डिसीजन से रिलेटेड मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो पॉलिसीज है, डिसीजन है, उसकी इन्फॉर्मेशन वो बाहर नहीं जाने देंगे। दे टेक ओथ ऑफ सीक्रेसी बिफोर एंटरिंग दिस ऑफिस, मतलब जितना हो सके सीक्रेसी मेंटेन करने की वो कोशिश करेंगे। और ओथ ऑफ सीक्रेसी मतलब शपथ दिलाई जाती है उनको उनके मिनिस्ट्री पोस्ट पे चढ़ने से पहले। तो ओथ ऑफ सीक्रेसी टू मिनिस्टर इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। और वो ओथ कौन दिलाते हैं, वो शपथ कौन दिलाते हैं मिनिस्टर्स को? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट दिलाते हैं। प्रेसिडेंट इज सो रेस्पेक्टफुल पोजीशन इन आवर सिस्टम। हर एक चीज़, मेजॉरिटी बड़े बड़े पोस्ट का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ही करते हैं, और प्रेसिडेंट के नाम पे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स देख लिया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो फीचर्स है वो भी देख लेते हैं। अनलाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द फीचर्स ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर एज फॉलोज। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में डिवाइड किया गया है। लेकिन जो हर एक कंट्री का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वो दूसरी कंट्री से अलग होता है। अब जो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो इंस्पायर्ड है यूके से। यूके, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, यानी जो यूके है, ब्रिटिश जो है, ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो दोनों भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है, कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं। क्योंकि एज इट इज़ हम दूसरों का पार्लियामेंट्री सिस्टम अप्लाई हमारी कंट्री में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कंट्री के जो कंडीशंस है वो अलग होते हैं, हमारी कंट्री के कंडीशंस अलग होते हैं। तो हमारे पे भी जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो यूके के पार्लियामेंट्री सिस्टम से थोड़ा अलग है। और वैसे ही दुनिया के जो भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, अब हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो यूएसए में भी है, ब्राज़ील में भी है, रशिया में भी है, श्रीलंका में भी है। लेकिन यूएसए का ब्राज़ील से थोड़ा अलग होगा, रशिया का भी थोड़ा अलग होगा, श्रीलंका भी अलग होगा। लेकिन हम यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम पढ़ रहे हैं वो अमेरिका के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज़ वन ऑफ द वेल नोन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड।
तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे अमेरिका में यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देता है। तो अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम के जो फीचर्स है वो नीचे दिए गए हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। लेकिन इंडिया में कैसा है, इंडिया में प्रेसिडेंट जो है वो है हेड ऑफ द स्टेट और प्राइम मिनिस्टर जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंट दोनों है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एज द हेड ऑफ द स्टेट ही और शी ऑक्यूपाइज अ सेरेमोनियल पोजीशन। तो हेड ऑफ द स्टेट एक रिस्पेक्टफुल एक सेरेमोनियल पोजीशन है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट ही इज शी लीड्स टू द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होने का मतलब क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का पार्ट है या फिर उस एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को लीड करते हैं, एग्जीक्यूटिव के हेड है। द प्रेसिडेंट इज elected by an electoral college for the fixed tenure of 4 years. He or she cannot be removed by the Congress except by impeachment for a grave unconstitutional act. तो जो प्रेसिडेंट है, जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट किए जाते हैं बाई ये इलेक्टोरल कॉलेज। और कितने टाइम के लिए, कितना टेन्योर होता है उनका, 4 साल का टेन्योर होता है। और हमारे इंडिया में भी जो प्रेसिडेंट है, हमारे जो रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट है, उनको भी कोई एक इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं ऑब्वियसली। तो वहाँ पे भी इलेक्टोरल कॉलेज एक बैठता है, वहाँ पे वो इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। हमारे यहाँ भी एक इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है 4 साल के लिए। ही और शी कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द कांग्रेस। और यहाँ पे ये जो वर्ड कांग्रेस है ये अमेरिका की पार्लियामेंट से मुराद है। अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहते हैं, इंडिया की पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, जापान की पार्लियामेंट को डाइट कहते हैं और अमेरिका की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, वहाँ की कांग्रेस उनको हटा नहीं सकती, उनको उनकी जो ऑफिस से रिमूव नहीं कर सकती। लेकिन एक कंडीशन पे कर सकती है, इम्पीचमेंट हो सकता है, मतलब रिमूव कर सकते हैं जब उन्होंने बहुत ही बड़ा इनकॉन्स्टिट्यूशनल ग्रेव एक्ट किया हो। मतलब बहुत ही, जब एक्सट्रीम कंडीशन, बहुत ही रेयरली होता है। पहली बात तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को रिमूव करना, इम्पीचमेंट ज़रा हार्ड प्रोसेस है, लेकिन कांग्रेस कर सकता है बहुत ही रेयर केसेस में, जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही द प्रेसिडेंट गवर्न्स विद द हेल्प ऑफ ए कैबिनेट और अ स्मॉलर बॉडी कॉल्ड किचन कैबिनेट। तो जो प्रेसिडेंट है वो अकेले गवर्न तो करेंगे नहीं, तो वो एक कैबिनेट को अपॉइंट करते हैं, या फिर अगर वो कैबिनेट बहुत छोटी है, एक स्मॉल बॉडी है, उसमें ज़्यादा लोग नहीं है, तो उसको किचन कैबिनेट भी कहा जाता है। इट इज़ ओनली एन एडवाइजरी बॉडी कंसिस्ट ऑफ नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज। अब यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है, सिर्फ एडवाइस देगी, मेजर डिसीजंस जो है वो प्रेसिडेंट ही लेंगे। और ये नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज है, मतलब जो प्रेसिडेंट जो उसकी कैबिनेट में जो लोगों को अपॉइंट करेगा वो इलेक्ट नहीं किए गएंगे, वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में, अगर फाइनेंस की फील्ड में अगर प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट कर रहा है तो वो फाइनेंस की जो फाइनेंस में होगा वो वेल नोन होगा, फाइनेंस में बहुत एक्सपर्ट होगा, एक वल्नरेबल पर्सनालिटी होगा फाइनेंस से रिलेटेड। तो ये इलेक्ट नहीं किए जाते, नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज होते हैं। लेकिन जो कैबिनेट होती है इंडिया में, वहाँ की हमारी जो कैबिनेट होती है उसमें इलेक्टेड मिनिस्टर्स होते हैं। दे आर सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाई हिम, आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू हिम एंड कैन बी रिमूव्ड बाई हिम एनी टाइम। तो जो प्रेसिडेंट जो कैबिनेट को अपॉइंट करता है वो उसमें नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज होते हैं। ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, सिर्फ एडवाइस देगी, मेन डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट ही लेगा। और प्रेसिडेंट जो है वो सेलेक्ट करेंगे इन सेक्रेटरीज को, अपॉइंट भी वही करेंगे। और ये जो सेक्रेटरीज है वो रिस्पॉन्सिबल, आंसरेबल भी होंगे सिर्फ प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट चाहे तो कभी भी उनको हटा सकते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट, the president and his or her secretaries are not responsible to the Congress for their acts and they neither possess the membership in the Congress nor attend in the sessions। तो जो प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट होते हैं और उनके जो सेक्रेटरीज है वो नॉट रेस्पॉन्सिबल नहीं होते कांग्रेस को। कांग्रेस मतलब वहाँ की जो पार्लियामेंट है, जो अमेरिका की पार्लियामेंट है, उसको रेस्पॉन्सिबल नहीं होते, उनको रेस्पॉन्सिबल मतलब आंसरेबल नहीं होते। वहाँ के ना ही प्रेसिडेंट उनको आंसरेबल है, ना ही वहाँ के सेक्रेटरीज उनको आंसर, और वो मेंबर्स भी नहीं है कांग्रेस के, वहाँ की पार्लियामेंट के। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो जो हमारे कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, ये सब पार्लियामेंट में बैठते हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनकी मेंबरशिप है पार्लियामेंट में। कांग्रेस में मतलब हमारी जो संसद है उसमें उनकी मेंबरशिप है, लेकिन प्रेसिडेंट और उसके जो सेक्रेटरीज है वो ना ही कांग्रेस यानी कि अमेरिका की पार्लियामेंट में बैठते हैं, ना ही उनको आंसरेबल है। नॉट अटेंडेड सेशन, ऑब्वियसली उनके मेंबर नहीं है तो वो सेशंस भी अटेंड नहीं करेंगे। द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, द लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं, आप इंडिया के कंटेक्स्ट में आप देखिए, जो लोअर हाउस है हमारा लोकसभा है, मैंने ऑलरेडी बताया था कि प्रेसिडेंट चाहे तो वो लोकसभा यानी कि लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकते हैं जब उनको एडवाइस करेंगे प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर देंगे प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट लोकसभा यानी कि लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देंगे, नए इलेक्शंस होंगे। लेकिन वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो वहाँ की लोअर हाउस है, अमेरिका की लोअर हाउस है, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, अपर हाउस सेनेट है। तो जो लोअर हाउस है अमेरिकन पार्लियामेंट की, कांग्रेस की, उसको प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकते। The doctrine of separation of power is basis of the American presidential system. The legislative, executive and judicial power of the government are separated and vested in the 3 independent organs of the government. तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को। मतलब जो पावर है वो डिवाइड की गई है, मतलब वो बांटी गई है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। मतलब ये जो पावर है, गवर्नमेंट की पावर है, वो उसके 3 अलग अलग ऑर्गन्स में
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। इंडिया के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन जितना स्ट्रिक्ट अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स को फॉलो करता है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करता है। तो स्ट्रिक्टली अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो करता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। क्योंकि अगर देखा जाए तो लेजिस्लेचर जो वहाँ की कांग्रेस है, जो वहाँ की पार्लियामेंट है, अमेरिका की पार्लियामेंट, वो ना ही इस एग्जीक्यूटिव को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ना ही एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे में और अपने अपने फंक्शनिंग में वो अलग है, दोनों के बीच में पावर डिवाइड की गई है। मेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब एडवांटेजेस क्या है हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम के। द पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट हैज़ द फॉलोइंग मेरिट्स। तो नीचे कुछ 5 एडवांटेजेस दिए गए हैं, ये 5 मेन एडवांटेजेस हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के। हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इज टू एंश्योर इट्स advantage of parliamentary system is that it ensures the harmonious relationship and cooperation between the legislative and executive organs of the government. The executive is a part of legislature and both are interdependent at the work. As a result, there is less scope of dispute conflict between the two organs. पहला तो मेन जो एडवांटेज है, जो ग्रेटेस्ट एडवांटेज है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, ये वो है कि जो लेजिस्लेचर हो जाए, वो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जो लॉ बनाता है, लेजिस्लेचर हो गया पार्लियामेंट लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव ही है, तो वो लेजिस्लेचर पार्लियामेंट लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इंप्लीमेंट करता है। तो इन दोनों के बीच में हार्मोनी होती है, मतलब इन दोनों के बीच में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती, कोई लड़ाई नहीं होती, डिस्प्यूट नहीं होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, ये जो 2 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट ये सब नहीं होता है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट है। पार्लियामेंट में जो एमपीज़ होते हैं, जो रूलिंग पार्टी के एमपीज़ होते हैं, वही मिनिस्टर बनते हैं। जो पार्लियामेंट के अंदर जो मेजॉरिटी जिनको एमपी सीट्स आएगी वही गवर्नमेंट बनाएंगे, वही गवर्नमेंट फॉर्म करेगा और उन्हीं पार्टी के जो एमपीज़ हैं वो एग्जीक्यूटिव मतलब मिनिस्टर्स की पोस्ट पर ठहरेंगे। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का एक पार्ट है। ये लेजिस्लेचर हो गया, इसका एक छोटा सा पार्ट हो गया एग्जीक्यूटिव। तो ऐसे सिचुएशन में डिस्प्यूट्स कम होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं। ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे वर्क करने में, काम करने में, दोनों लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इंटरडिपेंडेंट है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, बाय इट्स वेरी नेचर द पार्लियामेंट्री सिस्टम एनेबल्स रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। द मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर देयर एक्ट्स एंड ओमिशंस एंड कमीशंस। तो जो मिनिस्टर्स है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर को रेस्पॉन्सिबल है, मतलब उनको आंसरेबल है उनके एक्ट्स के लिए, ओमिशंस के लिए। और पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर थ्रू द डिवाइसेस लाइक क्वेश्चन आवर्स, डिस्कशन, एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेट्रा। तो जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल करता है, मतलब इन्फ्लुएंस करता है मिनिस्टर्स को। कैसे? क्वेश्चन आवर्स, मतलब जो पार्लियामेंट में अब सब लोग बैठते हैं, मिनिस्टर्स भी बैठेंगे क्योंकि वो एमपी है, तो जब डिस्कशन होगा तो वो सवाल करेंगे, क्वेश्चन आवर्स होंगे, डिस्कशन होगा। मतलब पार्लियामेंट ये पूछ सकती है एग्जीक्यूटिव से कि आपने ये एक्ट किया तो क्यों किया। तो डिस्कशंस हो गए, क्वेश्चन आवर्स होंगे। और नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब अगर पार्लियामेंट को ये लगता है कि ये मिनिस्टर्स जो है ये कैपेबल नहीं है या फिर ये कुछ सही एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके सरकार गिर भी जा सकती है और मिनिस्टर जो है रिज़ाइन कर देंगे अपनी पोस्ट से। तो ये भी हो सकता है। prevent despotism. Under the system of executive authority, the executive authority is vested in a group of individuals, council of ministers, not in a single person. अब ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, इसमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन हो गई? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव है, तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो एक ग्रुप को दी गई है, एक सिंगल इंडिविजुअल को नहीं दी गई है। तो एक आदमी के पास यहाँ पे पावर नहीं है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, उनके पास पावर दी गई है, एक सिंगल आदमी को पावर नहीं दी गई है। दिस dispersal of authority checks dictatorial tendencies. This dispersal of authority checks the dictatorial tendencies of the executive. Moreover, the executive is responsible to the parliament and can be removed by a no confidence motion. तो ये जो डिस्पर्शल ऑफ अथॉरिटी है, ये जो अथॉरिटेटिव मतलब अथॉरिटी जो है इसको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो इससे क्या होता है? डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज कम हो जाती है। मतलब अगर एक आदमी के पास अगर आप पावर दे दोगे तो डिक्टेटोरियल टेंडेंसी आ गई, डिक्टेटरशिप जैसे सिचुएशन अराइज होगी एग्जीक्यूटिव में। और मोर ओवर द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट कैन बी रिमूव्ड बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन। और हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को, आंसरेबल है पार्लियामेंट को। सो इस और अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो रिमूव कर सकती है एग्जीक्यूटिव को बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन। Ready alternative government. In case of ruling party loses its majority, the head of the state, that is president, can invite the opposition party to form the government. Alternative government ready होती है अगर रूलिंग पार्टी, अब जो पार्टी रूलिंग में है, सपोज कर लीजिए उसके पास मेजॉरिटी चली जाती है। जो अब एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी है, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, वही रूल करेगी। अगर ऐसा केस आ गया जब रूलिंग पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं रही, तो जो हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब जो प्रेसिडेंट है, वो ऑपोजिशन जो ऑफिशियल ऑपोजिशन होगी उसको इनवाइट करिए कि आप आइए, मेजॉरिटी प्रूव करिए और गवर्नमेंट फॉर्म करिए। दिस मीन्स द अल्टरनेटिव गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट फ्रेश इलेक्शंस। हेंस द डॉक्टर जेनिंग्स सेज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज द अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर।
तो इसका ये मतलब है कि एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट फॉर्म की जा सकती है बिना नए इलेक्शंस के। और फ्रेश इलेक्शंस कराना, स्पेशली लोकसभा के इलेक्शंस कराना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन लगता है, बहुत सारा मैन पावर लगता है। इलेक्शन इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, इट इज़ नॉट अ ईजी थिंग। तो बिना इलेक्शंस के पार्लियामेंट्री सिस्टम में अल्टरनेटिव गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म की जा सकती है। इसलिए डॉक्टर जेनिंग्स ने, जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, अब एक तो होती है रूलिंग पार्टी, दूसरी होती है ऑपोजिशन, ऑफिशियल ऑपोजिशन। तो ऑपोजिशन के लीडर जो होते हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, और जो रूलिंग पार्टी के लीडर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो डॉक्टर जेनिंग्स ने कहा है जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर है। Wide representation in parliamentary system, the executive consists of group of individuals, that is ministers, who are representative of the people. Hence it is possible to provide representation to all the sections and regions in the government. The prime minister, while selecting his or her ministers, can take this factor into consideration. तो वाइड रिप्रेजेंटेशन, ये स्कोप है कि बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन, मतलब हर एक आदमी को रिप्रेजेंटेशन मिलने का स्कोप है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, एक आदमी पूरा एग्जीक्यूटिव नहीं है, मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो है उनको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जो मिनिस्टर्स, जो रिप्रेजेंटेटिव है पीपल के, रिप्रेजेंटेटिव हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब हम सिटीजन्स डायरेक्टली जाके रूल नहीं करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरह, हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में। तो हमारे जो एमपी होंगे, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी चुना जाएगा। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो है किसी भी एक पार्टी के एमपी को चुनेंगे, किसी भी एक पार्टी के कैंडिडेट को चुनेंगे एज एन एमपी, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को वो एमपी रिप्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट में। तो मिनिस्टर्स जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है किसके, लोगों के, सिटीजन्स के, पार्लियामेंट पीपल के, हमारे पार्लियामेंट के अंदर। Hence it is possible to provide representation to all the sections and regions in the government. तो इससे ये पॉसिबल है। अब ग्रुप ऑफ पीपल जो है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो है एग्जीक्यूटिव है, बहुत सारे लोग हैं, तो ये पॉसिबल है कि वाइडर रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो सारे सेक्शंस है सोसाइटी के, उनको रिप्रेजेंटेशन मिले। हर एक रीजन, जो इंडिया का हर एक पार्ट है, उसको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन मिले, गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन मिले। और प्राइम मिनिस्टर जो है, जो लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी है, वो जब उनके मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उन्हीं को अपॉइंट कर देंगे एज मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर जो है अपने मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करते हुए ये इस फैक्टर को कंसिडरेशन, मतलब कंसिडर कर सकते हैं। डीमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम की कुछ डीमेरिट्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। इन स्पाइट ऑफ द अबव मेरिट्स, द पार्लियामेंट्री सिस्टम सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डीमेरिट्स। अब थोड़े एडवांटेजेस भी हैं और पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अपनी डिसएडवांटेजेस देखते हैं। अनस्टेबल गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट्री सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड अ स्टेबल गवर्नमेंट। देयर इज नो गारंटी दैट द गवर्नमेंट कैन सर्वाइव इट्स टेन्योर। द मिनिस्टर डिपेंड्स ऑन द मर्सी ऑफ द मेजॉरिटी लेजिस्लेटर फॉर द कंटिन्यूटी एंड सर्वाइवल इन द ऑफिस। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती। अगर एक बार गवर्नमेंट चुन ली गई, मतलब लोकसभा के इलेक्शंस हो गए, एमपीएस चुने गए, एक पार्टी को मेजॉरिटी आ गई, उसने मेजॉरिटी प्रूफ कर दी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, मिनिस्टर्स अपनी अपनी पोस्ट पे जो है अपॉइंट हो गए। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है ये इसके 5 साल के टेन्योर तक ये सर्वाइव करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। द मिनिस्टर डिपेंड्स ऑन द मर्सी ऑफ मेजॉरिटी लेजिस्लेचर फॉर द कंटिन्यूटी एंड सर्वाइवल इन द ऑफिस। तो जो मिनिस्टर्स हैं, जो रूलिंग पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं, वो डिपेंड किस पे डिपेंडेंट है, लोकसभा की मेजॉरिटी लेजिस्लेचर पर डिपेंडेंट है। मतलब लोकसभा में जब तक वो मेजॉरिटी में रहेंगे तब तक वो कंटिन्यू सर्वाइव करेंगे अपने ऑफिस में। इन नो कॉन्फिडेंस मोशन और पॉलिटिकल डिफेक्शन और ईवल ऑफ मल्टी पार्टी कोएलिशन कैन मेक द गवर्नमेंट अनस्टेबल। अगर मल्टी पार्टी कोएलिशन है या फिर पॉलिटिकल डिफेक्शन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये सारी चीज़ें जो है ना गवर्नमेंट को अनस्टेबल बनाती हैं। मतलब 5 साल का टेन्योर होने से पहले गवर्नमेंट गिर फिर इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। और ऐसा हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बार दिखा गया है। गवर्नमेंट जब मोरारजी देसाई के अंडर गवर्नमेंट थी, जब चरण सिंह के अंदर गवर्नमेंट थी, वीपी सिंह के अंदर गवर्नमेंट थी, चंद्रशेखर, देवागौड़ा, आई.के. गुजराल, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़। पहली चीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट का टेन्योर ही जो है वो कंटिन्यू नहीं है। मतलब ये चीज़ की गारंटी नहीं है कि गवर्नमेंट उसका टेन्योर पूरा करेगी। तो अगर वो टेन्योर ही पूरा नहीं कर पा रही है तो वो उनके पॉलिसीज़ को कैसे कंटिन्यू कर पाएगी। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ नॉट कंडक्टिव फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़। अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ है, लॉन्ग टर्म गोल्स है, तो उसको इंप्लीमेंट करना मुश्किल है, उसको फॉर्मुलेट करना मुश्किल है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट। अब अगर कोई गवर्नमेंट चुन के आई है तो वो अगर एक लॉन्ग टर्म गोल रख रही है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, ऐसा अगर लॉन्ग टर्म गोल कर रही है, उसको ऐसे कुछ पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करके इंप्लीमेंट कर रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये पॉलिसी कंटिन्यू रहेंगी। अब अनसर्टेनिटी ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का टेन्योर अनसर्टेन है। अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, रूलिंग पार्टी चेंज हो जाएगी, तो पॉलिसीज़ भी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है। और वो इन जनरल जो एक अगर नई पॉलिटिकल पार्टी चुन के आती है तो वो पीछे वाली पॉलिसीज़, जो रूलिंग पार्टी जो पहले थी उसकी पॉलिसीज़ को चेंज कर देती है। ए चेंज इन द रूलिंग पार्टी इज यूजुअली फॉलोड बाय द चेंज इन द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। अगर रूलिंग पार्टी चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली पॉलिसीज़ भी चेंज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, the Janata government headed by Morarji Desai in 1977 reversed a large number of policies of the previous Congress government. The same was repeated by the Congress government after coming back in power in 1980. तो जब
फर्स्ट कोएलिशन गवर्नमेंट बनी थी मोरारजी देसाई के अंदर। जनता पार्टी 1975 से 90 एक्चुअली में क्या हुआ था 1975 से 1977 तक चली थी इंटरनल इमरजेंसी। कांग्रेस गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगा दी थी कांग्रेस पार्टी ने, तो उसकी वजह से सिटीजन्स को बहुत मतलब परेशानी झेलनी पड़ी। और 1977 में लोकसभा के इलेक्शंस हुए, कांग्रेस पार्टी हार गई, जनता गवर्नमेंट आई, फर्स्ट कोएलिशन ऑफ गवर्नमेंट आई, मोरारजी देसाई की आई। उन्होंने बहुत सारे पॉलिसीज़ जो कांग्रेस गवर्नमेंट के थे उनको हटा दिया, उसको रिवर्स कर दिया, चेंज कर दिया। और सेम जब जनता गवर्नमेंट 1980 में जब फिर कांग्रेस पार्टी पावर में आई तो उस कांग्रेस पार्टी ने फिर वही किया, जनता गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिसीज़ को हटा दिया। तो ऐसा यूजुअली देखा जाता है कि अगर रूलिंग पार्टी चेंज हो रही है तो पॉलिसीज़ चेंज होते हैं, ये सब चेंज होता है। वे ऑफ गवर्नेंस में भी बहुत फ़र्क आता है, गवर्निंग पैटर्न में भी चेंजेस होते हैं। डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, व्हेन द रूलिंग पार्टी एंजॉयज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट द कैबिनेट बिकम्स ऑटोक्रेटिक एंड एक्सरसाइज नियरली अनलिमिटेड पावर्स। जब अब सपोज कर लीजिए रूलिंग पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, मतलब अच्छी खासी मेजॉरिटी है लोकसभा में, तो जो रूलिंग पार्टी की कैबिनेट में आती है वो ऑटोक्रेटिक में आती है और अनलिमिटेड पावर्स जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। क्योंकि लोकसभा में आपके पास अच्छी मेजॉरिटी है तो मतलब ज़्यादातर एमपीज़ जो है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी के होंगे। तो अगर कोई भी लॉज पास कराना है, कोई भी एक्ट या मतलब कोई भी एक एक्ट को लॉ पास कर, जो कोई भी बिल है उसको पास कराना है, लॉ बनाना है, तो आसान हो जाता है रूलिंग पार्टी के लिए। तब जो रूलिंग पार्टी की कैबिनेट होती है वो ऑटोक्रेटिक हो जाती है और अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज करती है। H.J. लाक्सी सेज दैट द पार्लियामेंट्री सिस्टम गिव एन एग्जीक्यूटिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनिंग। तो H.J. लाक्सी का एक व्यू पॉइंट है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है कि वो ट्रेनिंग, मतलब जो डेस्पोटिज्म है, ऑप्रेसिव क्रूअल रूल है, वो कर सकती है। ऐसा मौका मिल जाता है, ऐसे अपॉर्चुनिटी एग्जीक्यूटिव को मिलती है। तो रामसे म्योर द फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कंप्लेंट ऑफ द डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, हाउ द ब्रिटेन इज गवर्नड इन ए पॉपुलर बुक रिटन बाई हिम। तो एक फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी थे रामसे म्योर, तो उनकी एक पॉपुलर बुक थी, उसके अंदर उन्हें हाउ द ब्रिटेन इज गवर्नड, उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो डिक्टेटरशिप है, मतलब कैबिनेट अगर उसके पास मेजॉरिटी आ जाती है तो वो डिक्टेटरशिप पे उतर आती है। दिस फिनोमेना वाज विटनेस ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी। तो ऐसा हमारी पॉलिटिक्स में देखा भी गया है, जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, जब राजीव गांधी की भी गवर्नमेंट थी, ये सारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स थे, ये गवर्नमेंट के दौरान जो कैबिनेट है वो अनलिमिटेड पावर्स जो है एक्सरसाइज कर रही थी। Against the separation of power, the parliamentary system, the legislature and the executive are together inseparable. The cabinet acts as a leader of legislature as well as the executive. तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो यूएसए का जो सिस्टम है वो बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर है। मतलब यूएसए का जो सिस्टम है वो सेपरेशन ऑफ पावर को पे बेस्ड है, मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है यूएसए का सिस्टम। लेकिन इंडिया के सिस्टम में जो है सेपरेशन ऑफ पावर है लेकिन उतना स्ट्रिक्टली फॉलोड नहीं होता है जितना अमेरिका में फॉलो होता है। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इनसेपरेबल है, क्योंकि एक साथ है। लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेचर पार्लियामेंट को समझ लीजिए, उसमें से कुछ एमपी मिनिस्टर्स बन जाते हैं, वो एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। तो लेजिस्लेचर का एक छोटा सा पार्ट है एग्जीक्यूटिव, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, और ये इनसेपरेबल है। द कैबिनेट एक्ट्स एज अ लीडर ऑफ लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव। तो ऑब्वियसली बात है, जो रूलिंग पार्टी होगी उसके ही एमपीज को मिनिस्टर बना दिया जाएगा, वही कैबिनेट फॉर्म करेंगे। तो कैबिनेट जो है वो लीडर ऑफ लेजिस्लेचर भी हो गया, लीडर ऑफ एग्जीक्यूटिव भी हो गया। एज Bagot Hot point out that the cabinet is a hyphen that joins the buckle that bind the executive and legislative department together. Hence, the whole system of the government goes against the later spirit and theory of the separation of power. This theory was propounded by Montesquieu, a French political thinker, in the book The Spirit of Laws, to promote the individual liberty. He stated that the concentration of power in one person and a body of persons would result in despotism and negate the individual liberty. तो कुल मिला के बात ये कही जा रही है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये स्पिरिट, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, ये जो थियरी है इसके अगेंस्ट जाता है, क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तो एक ही हो गए ना, एक ये इनसेपरेबल है। तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर की बजाय फ्यूजन ऑफ पावर है। तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, यही कहने की बात हो रही है। और ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का ये जो डॉक्ट्राइन है, जो थियरी है, ये किसने इंट्रोड्यूस की थी? ये मॉन्टेस्क्यू ने इंट्रोड्यूस की थी, एक फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर थे। किसमें इंट्रोड्यूस की थी? इनकी एक बुक आई थी द स्पिरिट ऑफ लॉज में, और इनकी आइडियोलॉजी थी कि इंडिविजुअल लिबर्टी, जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, ऑब्वियसली देनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो रहा है, मतलब एक आदमी के हाथ में या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में अगर आप पावर दे रहे हो, तो वो डेस्पोटिज्म क्रिएट करेगा, और डेस्पोटिज्म जो है इंडिविजुअल लिबर्टी मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम के अगेंस्ट है। गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स
A parliamentary system is not conductive and administrative efficiency as the ministers are not expert in their fields. The prime minister has a limited choice in the selection of minister. His or her choice is restricted to the member of parliament alone and does not extend to the external talent. अब गवर्नमेंट ऑफ एमेच्योर्स का मतलब ये है, मैंने आपको यूएसए के जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम जरी देर पहले हमने यूएसए का प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखा था, उसमें जो प्रेसिडेंट है वो कुछ नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज को अपॉइंट करता है. वो नॉन इलेक्टेड है, मतलब जो यूएस के अंदर जो प्रेसिडेंट जो कैबिनेट को अपॉइंट करता है वो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स है, मतलब वो कांग्रेस के मेंबर नहीं है, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो अपनी अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट्स है. मतलब जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट जो फाइनेंस से रिलेटेड मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, जो फाइनेंसेस को देखेगा, तो वो फाइनेंस फील्ड में बहुत ही एक्सपर्ट होगा. उसके वो फील्ड में उसे डेप्थ नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा और वो एक वेल नोन पर्सनालिटी होगी जिसको भी वो अपॉइंट करेगा, तो वो मैच्योर होगा, परफेक्ट होगा अपनी फील्ड में. लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में थोड़ी कम है, क्योंकि मिनिस्टर्स जो है अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है. और पार्लियामेंट जो है मिनिस्टर्स को किन में से सेलेक्ट करेगा? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो मिनिस्टर्स को किन में से सेलेक्ट करेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर आपको मिनिस्टर बनना है तो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना पड़ेगा. एक मिनिस्टर 6 महीने तक ही मिनिस्टर रह सकता है अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है. तो जो प्राइम मिनिस्टर की चॉइस है वो लिमिटेड है. किन में लिमिटेड है? मतलब जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनमें ही से ही आपको चूज़ करना है. और इस वजह से जो एक्सटर्नल टैलेंट है वो उसको जो एडमिनिस्ट्रेशन में मौका नहीं मिलता. मोर ओवर द मिनिस्टर डिवोट मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन पार्लियामेंट्री वर्क्स, कैबिनेट मीटिंग्स एंड पार्टी एक्टिविटीज़. और ये चीज़ भी देखी गई है, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर अपना टाइम देते हैं पार्लियामेंट्री वर्क में, कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करने में और पार्टी के एक्टिविटीज़ करने में. The comparison of parliamentary and presidential system in terms of their features, merits and demerits is given in table 3.1. अब एम लक्ष्मीकांत की बुक में आप टेबल 13.1 देखिए, यहाँ पे कंपेयर किया गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम को और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को. इनके मेरिट्स, डीमेरिट्स और फीचर्स दिए गए हैं. पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है डुअल एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है और रियल एग्जीक्यूटिव होता है. नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हो गया, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हो गए प्रेसिडेंट, हमारे रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, वो डी जूर एग्जीक्यूटिव है. और टाइटल और एग्जीक्यूटिव है. और रियल एग्जीक्यूटिव जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए. रियल एग्जीक्यूटिव हो गए डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव. ना वो प्रेसिडेंट एक रेस्पेक्टेड पोजीशन हो गई और हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर. तो मेजोरिटी पार्टी रूल, जो पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में होती है वही गवर्नमेंट फॉर्म करती है. प्रेसिडेंट्स एंड लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड सेपरेटली फॉर द फिक्स टर्म्स. तो जो कांग्रेस के जो मेंबर्स होते हैं और जो प्रेसिडेंट होता है उन लोगों का इलेक्शन अलग होता है. इंडिया में भी प्रेसिडेंट का और लोकसभा का इलेक्शन अलग होता है, लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं, मिनिस्टर्स चुने जाते हैं, कैबिनेट चुने जाते हैं, वो रूलिंग पार्टी के ही होते हैं अगर एक पार्टी को मेजोरिटी मिल जाती है. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्लियामेंट को इन जनरल और लोकसभा इन पर्टिकुलर. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. पार्लियामेंट्री सिस्टम में पॉलिटिकल ह्यूमोजीनियरिटी होती है, मतलब जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है ऑब्वियसली उसके ज़्यादा एमपीज होंगे लोकसभा में और वही मिनिस्टर्स बनेंगे. और एक पार्टी के होना मतलब पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है, जो थिंकिंग है वो सेम होना. पॉलिटिकल होमोजीनियरिटी एग्जिस्ट शायद नहीं करेगी, या तो करेगी या तो नहीं करेगी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में. डबल मेंबरशिप, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी है और लेजिस्लेचर का पार्ट भी है. अब जो एमपीज होते हैं वही मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं. रूलिंग पार्टीज के जो एमपीज हो गए वही मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं. तो वो एमपी है मतलब वो पार्लियामेंट का पार्ट है, और वो मिनिस्टर्स है मतलब वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है. मतलब एग्जीक्यूटिव का पार्ट यहाँ पे लेजिस्लेचर का पार्ट. यहाँ पे सिंगल मेंबरशिप होती है. लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप रोल प्ले करते हैं. और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऑब्वियसली प्रेसिडेंट, नाम ही कह रहा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो डोमिनेंट रोल प्रेसिडेंट का होगा. डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट जो है लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करें तो. लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में डिसोल्यूशन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे फ्यूजन ऑफ पावर है, मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में फ्यूजन ऑफ पावर है. प्रेसिडेंशियल सिस्टम स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में फ्यूजन ऑफ पावर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के बीच में. प्रेसिडेंशियल सिस्टम स्ट्रिक्टली फॉलो करता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. वहाँ पे स्ट्रिक्टली जो है वो पावर को डिवाइड किया गया है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, दैट इज ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में. मेरिट्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेरिट्स देख लेते हैं और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के मेरिट्स. हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव मतलब इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे से, तो बीच में कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम है. लेकिन डीमेरिट्स प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो ये चीज़ नोटिस कीजिए, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेरिट्स हैं वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के डीमेरिट्स हैं, और जो डीमेरिट्स है पार्लियामेंट्री सिस्टम के वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स के मेरिट्स हो गए. क्योंकि अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में हार्मोनी आती है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं होती. क्योंकि लेजिस्लेचर जो कांग्रेस है वो अलग चुनी गई है, एग्जीक्यूटिव जो है प्रेसिडेंट जो है, मेनली एग्जीक्यूटिव यहाँ पे प्रेसिडेंट को ही कहा जाता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट कह देंगे वो फाइनल हो जाता है. जो नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज होते हैं, प्रेसिडेंट की कैबिनेट होती है, वो सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है. पार्लियामेंट्री सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होती है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नॉन रिस्पॉन्सिबल है. और रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव को नॉन रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाए तो एग्जीक्यूटिव जो है डिक्टेटरशिप टेंडेंसीज अडॉप्ट कर सकता है. जब तक अगर लेजिस्लेचर अगर उसको इन्फ्लुएंस कर रही है तो वो लिमिट में रह के काम करेंगे, मतलब जो डेमोक्रेटिक बैलेंस जो है वो बना रहेगा.
प्रिवेंट डेस्पोटिज्म, यहाँ पे मे लीड टू ऑटोक्रेसी, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर होती है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट मतलब एक लिमिट से ज़्यादा ही पावर होती है प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऑटोक्रेसी को लीड कर सकता है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में वाइड रिप्रेजेंटेशन का मौका है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो वाइड रिप्रेजेंटेशन, हर एक सेक्शन को, हर एक रीजन को, सोसाइटी के रिप्रेजेंटेशन मिलने का मौका है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा मौका नहीं है। अब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के डीमेरिट्स है, मतलब डिसएडवांटेजेस है, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के एडवांटेजेस हो गए। अब यहाँ पे अनस्टेबल गवर्नमेंट है, जब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में स्टेबल गवर्नमेंट है। और यहाँ पे क्योंकि अनस्टेबल गवर्नमेंट है तो पॉलिसी भी अनस्टेबल होंगे, मतलब जो पॉलिसीज आप अडॉप्ट कर रहे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में स्टेबल गवर्नमेंट है, इसका मतलब पॉलिसीज भी स्टेबल होंगे और पॉलिसीज लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी आप अडॉप्ट कर सकते हो। पार्लियामेंट्री सिस्टम एक्सेप्टेड, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है सेपरेशन ऑफ पावर के थोड़ा अगेंस्ट है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम स्ट्रिक्टली फॉलो करता है सेपरेशन ऑफ पावर को। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ एमेच्योर्स है, मतलब जो मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं, अब प्रैक्टिकली हम अपनी डेली लाइफ में देखते भी हैं, जो मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं वो अपनी अपनी फील्ड में जो है एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अपनी अपनी फील्ड में वो एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि मिनिस्टर जो है वो पॉलिटिशियंस है अपनी अपनी फील्ड में। अब जो भी मिनिस्टर्स अपनी अपनी फील्ड में अपॉइंट होंगे ये ज़रूरी नहीं है कि उस फील्ड के वो एक्सपर्ट हो, दे आर पॉलिटिशियंस, दे आर नॉट इकोनॉमिस्ट, लाइक अपनी अपनी फील्ड में उन लोगों को परफेक्ट नॉलेज होना, एक्सपीरियंस होना ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट जो उनको अपॉइंट करता है, जनरली उनको अपॉइंट करता है जो उन फील्ड में एक्सपर्ट होंगे। रीजंस फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम, अब ये कुछ रीजंस है। अब है तो दोनों ही डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्न सिस्टम को ही क्यों अडॉप्ट किया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को क्यों अडॉप्ट नहीं किया, ये दिया गया है। ए प्ली वाज मेड इन द फेवर ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। केटी शाह फेवर द अडॉप्शन ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो आप सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, 6 दिसंबर 1946 को फॉर्म हो गई थी और 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट उसकी सिटिंग हुई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि सब लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ही फेवर में थे, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो है यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम के फेवर में भी थे। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द फेमस एग्जांपल केटी शाह, ये एक्सपर्ट कमेटी ऑफ कांग्रेस के भी मेंबर थे और इन्होंने ये फेवर में थे कि हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। बट द फाउंडिंग फादर्स प्रेफर्ड द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। लेकिन हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया नीचे दिए गए रीजन्स की वजह से। जो 4 रीजंस दिए गए हैं यहाँ पे। फेमिलियर विद द सिस्टम, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वेर सम हाउ फेमिलियर विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम एज इट हैज़ बीन इन ऑपरेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो पहली चीज़ तो हम ये सिस्टम से फेमिलियर थे। अब तक हम मतलब ब्रिटिश राज में जो कॉलोनियल रूल था तो ऑब्वियसली हम पे ब्रिटेन रूल कर रहा था और ब्रिटेन जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे और जो हमारा इंडिया था वो थोड़ा बहुत फेमिलियर था पार्लियामेंट्री सिस्टम से, क्योंकि ये ब्रिटिश रूल में ऑपरेशन में था और हमें पता था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म कैसे काम करता है। तो हम जिस सिस्टम में हमारा एक्सपीरियंस है, जिस सिस्टम में हम ऑलरेडी रह चुके हैं, तो हम एक नए सिस्टम को अडॉप्ट क्यों ही करें, ये ओपिनियन था हमारे फाउंडिंग फादर्स का। के मुंशी आर्ग्यू दैट फॉर लास्ट 30 or 40 years some kind of responsibility has been introduced in the governance of this country। तो के मुंशी ये एक्सपर्ट कमेटी ऑफ कांग्रेस के मेंबर भी थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर थे। जो 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, हेडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और रेस्पेक्टेड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो उसके मेंबर थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के और एक्सपर्ट कमिटी ऑफ कांग्रेस के मेंबर थे और ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। तो के मुंशी जी ने कहा कि जो लास्ट के 3-4 डिकेड है, ये जो 30-40 ईयर्स है, इसमें एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस हो गई है हमारी कंट्री में और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन हैज़ बिकम पार्लियामेंट्री आफ्टर द एक्सपीरियंस। व्हाई शुड वी गो बैक टू बाय अ नोवल एक्सपीरियंस। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स है ना, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है। इसमें ये एक कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड है। इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी डिबेट्स हुए थे, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं, जिनके व्यू पॉइंट्स हैं, जिनके डिबेट्स हैं, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था, ये सब रिकॉर्ड किया गया है। ये जुडिशरी से कभी कभार बहुत बार यूज़ किया जाता है फॉर इंटरप्रेटिंग मेनी अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, तो उससे ये सोर्स लिया गया है। तो के मुंशी जी ने कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशन है ये पार्लियामेंट्री हो गया है और ये एक्सपीरियंस के बाद हम एक नए सिस्टम को क्यों अडॉप्ट करें, क्योंकि हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम एक्सपीरियंस है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन हो चुका है, हम नए सिस्टम में जा ही क्यों। प्रेफरेंस मोर टू रेस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पॉइंटेड आउट दैट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट द डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव मस्ट satisfy 2 conditions, stability and responsibility. Unfortunately, it has not been possible so far to devise a system which ensures both in equal degrees. तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव जो है
उसको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती। एक, या तो स्टेबिलिटी दे सकता है या तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है। मतलब या तो वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा या तो वो स्टेबल रहेगा। और अनफॉर्चुनेटली अब तक ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं बना है जो दोनों को बराबर इक्वल डिग्री में दे सकता है। मतलब ऐसा कोई सिस्टम अभी तक फॉर्मुलेट नहीं हुआ है जिसमें स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों है। तो जो अमेरिकन सिस्टम है, और यहाँ पे अमेरिकन सिस्टम किसे कहा जा रहा है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को कहा जा रहा है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो स्टेबिलिटी ज़्यादा देता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कम देता है, इसलिए तो वो नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। लेकिन जो ब्रिटिश सिस्टम है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑन द अदर हैंड गिव्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट लेस स्टेबिलिटी। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है लेकिन कम स्टेबिलिटी, और अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ज़्यादा स्टेबिलिटी देती है लेकिन कम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो द ड्राफ्ट of the constitution in recommending the parliamentary system of executive have preferred more responsibility to more stability. Constituent assembly debates, तो constituent assembly debate से ये सोच आता है कि जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का था उसने ये रिकमेंड किया, मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी और ड्राफ्टिंग कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको हमें प्रेफरेंस देना चाहिए। मतलब हमने स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में स्टेबिलिटी को चुना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को चुना है, स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को चुना है। नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट। अब हमने पार्लियामेंट्री मेरिट्स यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जब हमने ज़री देर पहले पढ़ा तो उसके हमने एडवांटेजेस में पढ़ा कि हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो लेजिस्लेचर ऑर्गन है और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, ये जो दो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स बहुत कम होते हैं। नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट। द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव व्हिच आर बाउंड टू अकर इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रिवेलिंग इन यूएसए। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि एक कॉन्फ्लिक्ट या फिर डिस्प्यूट, एक लड़ाई की सिचुएशन पैदा हो जाए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो यूएसए में है वहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में फ्रीक्वेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। दे थॉट एन इन्फेंट डेमोक्रेसी कुड नॉट अफोर्ड टू टेक द रिस्क ऑफ ए परपेचुअल क्लीवेज फाउंड एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्रेटन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। दे वांटेड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट दैट वुड बी कंडक्टिव टू मैनिफोल्ड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि एक इन्फेंट डेमोक्रेसी, अब इन्फेंट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था तो हम नई डेमोक्रेसी उभर के आ रहे थे, हम नई बनी हुई डेमोक्रेसी थे। तो हमारे लिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मतलब दो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई लेने का रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी बहुत नई बनी हुई है। तो ये रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे कि फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आ जाए जब जहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, द इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट heterogeneous state with most complex plural societies in the world. Hence, the constitution makers adopted the parliamentary system as it offers greater scope and give representation to various sections and interest and the regions of the government. जब हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस पढ़े थे तो वहाँ पे पढ़ा था कि वाइड रिप्रेजेंटेशन, मतलब इंडिया के अंदर पहली चीज़ तो बहुत हेटेरोजीनियस स्टेट है, मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ कल्चरल वैरायटी है हमारे पास, रिलीजियस वैरायटी है, लिंग्विस्टिक वैरायटी है, हमारे बहुत हेटेरोजीनियस स्टेट्स हैं और यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्लूरल सोसाइटी है वर्ल्ड में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने पार्लियामेंट्री सिस्टम इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है तो इसका ये स्कोप बढ़ जाता है कि हर एक सेक्शन को, हर एक रीजन को, हमारे इंडिया की हर एक हमारी इंडियन सोसाइटी के हर एक पार्ट को रिप्रेजेंटेशन मिले, इसका मौका बढ़ जाता है, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस प्रमोट्स नेशनल स्पिरिट अमंग द पीपल एंड बिल्ड ए यूनाइटेड इंडिया। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है एक नेशनल स्पिरिट और एक यूनाइटेड इंडिया बनाने में हेल्प कर सकता है। Whether the parliamentary system should be continued or should be replaced by the presidential system has been point of discussion and debate in our country since 1970। तो बीच में एक सवाल 1970s के टाइम पे ये सवाल आया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए या फिर हमें उसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम से रिप्लेस करना चाहिए। ये डिबेट और डिस्कशन में आया था हमारी कंट्री में 1970s के दौरान। दिस मैटर वाज कंसिडर्ड इन डिटेल इन स्वर्ण सिंह कमेटी अपॉइंटेड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट इन 1975। तो ये मैटर कि हमें क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम कंटिन्यू करना चाहिए या अडॉप्ट करना चाहिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये कहा गया था स्वर्ण सिंह कमेटी को कि आप इस मैटर पर डिटेल जो है एनालिसिस करिए, देखिए कि इस बात पे डिटेल कंसिडरेशन कीजिए। तो इसके लिए स्वर्ण सिंह कमेटी को अपॉइंट किया गया था 1975 में और स्वर्ण सिंह कमेटी ने ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट करने के लिए रिकमेंड किया था। जब हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ा था, ये आपको याद होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनकॉर्पोरेट किए गए थे बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। द कमेटी ओपिनियन दैट द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज़ बीन डूइंग वेल एंड हेंस देयर इज नो नीड टू रिप्लेस बाय द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है बहुत ही सही चल रहा है हमारी कंट्री में और इसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम से रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश मॉडल, तो इंडिया भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है, ब्रिटेन भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है। लेकिन मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था सब कंट्रीज़ फॉलो करते हैं। अब इंडिया हो गया, ब्रिटेन हो गया और जापान हो गया, कनाडा हो गया, ये सारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं। इंडिया, ब्रिटेन, जापान, कनाडा ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इनका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सब सेम हो।
पार्लियामेंट्री है लेकिन थोड़े चेंजेस के साथ अडॉप्ट करती है हर एक कंट्री। और प्रेसिडेंशियल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में यूएसए में, ब्राज़ील में, रशिया में, श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यूएस, ब्राज़ील, रशिया और श्रीलंका पूरों का प्रेसिडेंशियल मॉडल सेम है, कुछ माइनर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। अब ये देखते हैं इंडिया और ब्रिटिश मॉडल में डिफरेंसेस क्या है। अब ब्रिटिश मॉडल से ही हम इसलिए डिफरेंसेस क्यों देख रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये माना जाता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से ओरिजिनेट हुआ था। Parliamentary system of government in India is largely based on the British parliamentary system. ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्रिटेन का पार्लियामेंट वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, तो इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से बेस्ड है, वहाँ से इंस्पायर करके हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम यूज़ किया है। However, it never became replicate of British सिस्टम डिफर इन द फॉलोइंग वेज। लेकिन एग्जैक्ट रेप्लिकेट हमने डुप्लीकेट फॉलो नहीं किया है, हमने हमारे उसमें थोड़े चेंजेस हैं। इंडिया हैज़ अ रिपब्लिकन सिस्टम इन द ब्रिटिश इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश मोनार्कियल सिस्टम। इन अदर वर्ड्स, द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज दैट इज द रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड वाइल द हेड ऑफ द स्टेट इन ब्रिटेन दैट इज द किंग और क्वीन एंजॉयस अ हेरिडिटरी पोजीशन। तो जो इंडिया है वो रिपब्लिकन सिस्टम है, और रिपब्लिक, ये जो वर्ड रिपब्लिक है इसका ये मतलब है कि हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो है, हमारे प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड है। और ब्रिटेन में मोनार्कियल सिस्टम है, तो वहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है ब्रिटेन में, वो किंग या क्वीन होते हैं या फिर एक नोबल फैमिली के होते हैं, नोबल ब्लड होते हैं, हेरिडिटरी पोजीशन होती है, उनके बेटे बेटे या फिर बेटियाँ उन थ्रोन पे बैठते हैं। The British system is based on the doctrine of sovereignty of the parliament. While the parliament is not supreme in India, enjoys limitations and restricted powers due to the written constitution, federal system, judicial review, fundamental rights. अब ये जो है, ये एक मेजर डिफरेंस है इंडिया की पार्लियामेंट में और ब्रिटेन की पार्लियामेंट की। जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है ना, वो सोवरेन है, मतलब ब्रिटिश की पार्लियामेंट के ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट बहुत ताकतवर है। अब इस बात से आइडिया लगाइए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटर्न है, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हमारे फाउंडिंग फादर्स ने बनाया है। लेकिन ब्रिटेन के पास कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जो टाइम टू टाइम जो सिचुएशन के हिसाब से वहाँ की जो पार्लियामेंट, वहाँ की जो लेजिस्लेचर लॉज पास करती है, उनको वो मिलाकर वो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मतलब वहाँ पे जो भी डिसीजन होगी, वहाँ की पार्लियामेंट का डिसीजन फाइनल होगा, और पार्लियामेंट ब्रिटेन की बहुत पावरफुल है। लेकिन इंडिया की पार्लियामेंट ऐसा नहीं है, इंडिया की पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कहा जा सकता है, और इंडिया की पार्लियामेंट के ऊपर लिमिटेशंस है और रेस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है। हमारे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के पावर्स बताए गए हैं, उनके ऑफ एक्शंस बताए गए हैं, मतलब कहाँ तक पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्टेड है। और हमारा फेडरल सिस्टम है, और हमारे पास जुडिशियल रिव्यू है, मतलब अगर पार्लियामेंट ने कुछ ऐसा लॉ पास कर दिया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जुडिशरी इसको वाइड करार दे सकती है। फंडामेंटल राइट्स है, मतलब ऐसे लॉज आप नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं, जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, तो ऐसा लॉ वाइड ऑटोमेटिकली वाइड हो जाएगा। तो जो हमारी जो इंडिया की पार्लियामेंट है, उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, लेकिन ब्रिटेन पार्लियामेंट के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट सोवरेन है, इंडिया की पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। In Britain, the Prime Minister should be a member of lower house, that is House of Commons of the Parliament. In India, Prime Minister may be a member of any of the two houses of the Parliament. For example, the three Prime Ministers, Indira Gandhi, Deva Gowda, Manmohan Singh, were the members of Rajya Sabha. तो ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लोअर हाउस, दैट इज हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ द पार्लियामेंट को ही बिलोंग करना चाहिए। ब्रिटेन की पार्लियामेंट भी जो है बाइकैमरल है, वहाँ पे जो लोअर हाउस है वो हाउस ऑफ कॉमन्स है, अपर हाउस जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है अपर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर हाउस है ब्रिटिश पार्लियामेंट्स का। तो ये कहा गया है कि ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को ही बिलोंग करेगा। लेकिन तो ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो लोअर हाउस यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स को ही बिलोंग करना चाहिए, ये कंडीशन है। तो इन ब्रिटेन द प्राइम मिनिस्टर शुड बिलोंग टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज हाउस ऑफ कॉमन्स। लेकिन इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है, मतलब वो पार्लियामेंट का मेंबर हो, कोई भी दो हाउसेस का हो सकता है। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर मे बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। एमपी होना जरूरी है, कौन से हाउस का वो मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, जो इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, देवेगौड़ा जी जो थे, मनमोहन सिंह जी तो थे, ये सारे राज्यसभा के मेंबर्स थे, लोकसभा के मेंबर्स ये नहीं थे, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर्स थे। यूजुअली द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अलोन आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स इन ब्रिटेन। इन इंडिया ए पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन आल्सो बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर फॉर मैक्सिमम 6 months। तो अब ये कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में जो है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, उनको ही मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। मतलब ब्रिटेन में कैसा होता है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं ना, उनको ही आप मिनिस्टर्स बनाते हो, मतलब ऑलरेडी जो एमपी है वो ही मिनिस्टर्स है। इंडिया में भी एमपी को ही मिनिस्टर्स बना सकते हैं, लेकिन इंडिया में एक ऐसा पर्सन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, उसको मिनिस्टर्स अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंडीशन ये है कि एक मिनिस्टर्स जो कंटिन्यू 6 महीने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, उसकी मिनिस्ट्री ले ली जाएगी। मतलब सपोज कर लीजिए कोई भी एक कैबिनेट मिनिस्ट्री चुन लीजिए, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर हो गया। फाइनेंस मिनिस्टर अगर किसी एक पर्सन को आपकी आज की जो रूलिंग पार्टी है, सपोज कीजिए कोई एक पार्टी है ए, मैं कोई नाम नहीं लूँगा, वो पार्टी मेजॉरिटी में है इंडिया में, तो वो फॉर्म करे गवर्नमेंट, तो एक रैंडम पर्सन को उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, लेकिन वो कब तक रहेगा फाइनेंस मिनिस्टर? फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। अगर कंटिन्यू 6 months में उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब मेंबर पार्लियामेंट में मेंबरशिप नहीं मिली, तो मिनिस्ट्री उसकी ले ली जाएगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा 6 months का भी कोई क्लॉज नहीं है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ही मिनिस्टर बनाया जाता है।
The Britain has the system of legal responsibility of minister, while in India no such system. Unlike the Britain, the ministers in India are not required to countersign the official act of the head of the state. तो जो ब्रिटेन में है वो सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिनिस्टर्स के पास लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिस्टम है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। ब्रिटेन में जो मिनिस्टर्स है ना, जो सॉरी अनलाइक इन ब्रिटेन, जो ब्रिटेन में जो मिनिस्टर्स होते हैं ना वो काउंटर साइन करते हैं हेड ऑफ द स्टेट के ऑफिशियल एक्ट को, लेकिन इंडिया में जो मिनिस्टर्स हैं ना उन लोगों को ये ज़रूरी नहीं है कि वो काउंटर साइन करें ऑफिशियल्स एक्ट जो इंडिया के हेड ऑफ द स्टेट ने लिए। इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है। Shadow cabinet is a unique institution of British cabinet system. It is formed by the opposition party to balance the ruling party cabinet and to prepare the members for the future ministerial office. There is no such institution in India. शैडो कैबिनेट एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम में पाया जाता है। मतलब अब एक तो होती है रूलिंग पार्टी, जिस पार्टी को जो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी सीट्स मिलेंगे वो पार्टी मेजॉरिटी जिसको मिलेगी वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। तो एक कैबिनेट तो बनेगी रूलिंग पार्टी की, मतलब जो जिस पार्टी को मैक्सिमम सीट्स आए हैं वो अपनी कैबिनेट चुनेगी और वो कैबिनेट को हर एक आदमी को एक पोर्टफोलियो दे दिया जाएगा, हर एक एमपी को एक पोर्टफोलियो दिया जाएगा, वो काम करिए। अब जो ऑपोजिशन है, एक तो होती है रूलिंग पार्टी पार्लियामेंट में, दूसरी होती है ऑपोजिशन भी एक कैबिनेट बनाएगी जो रूलिंग कैबिनेट को बैलेंस करेगा। और ये जो अपोजिशन की बनाई हुई कैबिनेट है ना, ये फ्यूचर मिनिस्टरियल ऑफिसर्स के लिए खुद को प्रिपेयर किया जाता है। इन लोगों को प्रिपेयर करेंगे, मतलब अब सपोज कर लीजिए एक पार्टी है ए, ये रूलिंग पार्टी है, इसने अपनी कैबिनेट बनाई, ये रूलिंग कैबिनेट है, और एक दूसरी है पार्टी बी, ये ऑपोजिशन है, ये भी अपनी कैबिनेट बनाएगी जो बैलेंस करेगी रूलिंग पार्टी की कैबिनेट को। तो ऐसा कोई भी प्रोविजन इंडिया में नहीं है। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर हो गया हमारा, पार्ट टू ऑफ द एम लक्ष्मीकांत हो गया, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पहला चैप्टर खत्म हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम। कल हम स्टार्ट करेंगे फेडरल सिस्टम। थैंक यू।